हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बाकेलाल और तौसी का 2-in-1 कॉमिक विशेषांक बाकेलाल और तौसी। बाकेलाल और तौसी। कथा एवं चित्र नवनीत सिंह। इंक 1 से 9 तक। कैलीग्राफी 1 से 9 एवं कलर अनिरुद्ध सिद्धार्थ चौहान। हे भगवान, मुझे उठा ले, लेकिन मेरी अप्सरा को वापस कर दे। हाय मेरी अप्सरा। उल्लू का पट्टा रो तो ऐसे रहा है जैसे किसी की मैयत में आया हो। अप्सरा जीवित है मित्र, लेकिन उसे विशालगढ़ के अति दुष्ट राजा मोटे मुच्छड़ मनुज विक्रम सिंह ने कैद कर रखा है। मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। अब आएगा मज़ा। उस नागिन को तो मैंने जंगल की एक गुफा में छुपा कर रखा है। अब ये आशिक निकालेगा मोटे का जनाजा धूम से। कहीं और भटक रहा था राक्षस गलठुंदा भुल्ला। मैं हूँ गलठुंदा भुल्ला। गले में अंगूठा देके मार के मैं भूल जाता हूँ। मार के क्या याद रखना है। अब मुझे मार के भूल जाना विशालगढ़ के मोटे राजा को। राक्षस गलठुंदा भुल्ला। सुपड़ी सुपड़ी रोटी है चुपड़ी घी में लुपड़ी। तो फिर बोल रहे मानव कौन है सुपड़ी? क्या समझ ही नहीं आया राक्षस भाई? अबे घुपड़ घुच्चू, समझ तो मेरी भी नहीं आया। अरे बुद्धू मानव, सुपड़ी तो सुपड़ी हुई ना। चल, अब ये दिव्य ज्ञान तुझे अगले जन्म में काम आएगा। ये दिया मैंने तेरे गले में अंगूठा। ये मरा तू। और अरे, मैं तो भूल भी गया कि तू कौन था। पहचाना ही कब था। इधर तौसी, राजा विक्रम सिंह, तूने जो अप्सरा का अपहरण कर उसे कैद करने की घृष्टता की है, उसके बदले में तुझे और तेरे राज्य के सारे मानव को मौत के घाट उतारेगा इच्छाधारी तौसी। आहा, अब के तो मुच्छड़ मरे ही मरे। ये दीवाना आशिक नाक तो ना छोड़ने वाला उसे। अरे पनौती, तुझसे बड़ा नाक कौन है पूरे विशालगढ़ में? विशालगढ़ का दरबार। अरे सैनिक, इतना भागकर कहाँ से आ रहे हो? बदहज़मी हो गई क्या? एक विचित्र नाग मानव नगर में तबाही मचाता हुआ किसी अप्सरा का पता पूछ रहा है महाराज। अब बदहज़मी आप सबको होगी। अप्सरा, सैनिक, तुम बाकी सेना संग जाओ, उस नाग को दूध पिलाओ और उससे महाराज को डसवाओ। मेरा मतलब है ज़रा राजवैद्य से सरदर्द की दवा लेकर आता हूँ। परंतु सेनापति जी, पकड़ा तो आपने पेट है। वो सरदर्द के साथ मरोड़ भी तो है ना। हैं झेपू वाली हंसी। विशालगढ़ की सीमा। दबड़ी दबड़ी मीठी है रबड़ी, मोटी है बबड़ी। तो फिर बोल रहे मानवी कौन है दबड़ी? मुझे नहीं पता राक्षस भैया। भैया किसको बोले रे? तो मैं तू छमक छल्लो। अब बताता हूँ दबड़ी कौन है। आए। अचानक एक हाथ ने गलठुंडे के हाथ को रोक लिया। आए। कौन है बे? तेरा बाप है बे। हाय, ये हमसे पड़ा काइयाँ कौन पैदा हो गया इस इलाके में? तू कौन है बे? तू कौन है बे? पहले मैंने पूछा है बे, तो बाद में तो मैंने पूछा है ना बे। अबे घोंचू पर पहले तो मैंने पूछा है ना। अबे भौंदू पर बाद में तो मैंने पूछा है ना। तेरी तो रुक, तुझे बताता हूँ। हाँ तो बता ना। मटरी मटरी टेढ़ी है पटरी, भारी है गटरी। तो फिर बोल रहे मानव कौन है मटरी? क्या तू इसका जवाब पक्का जानना चाहता है? हाँ मम्मी कसम पक्का। तो फिर बोल हाँ के ना। हाँ के ना। अबे मतलब हाँ या ना फिर ना। हाँ या फिर ना। गुर, अबे घोंचो, या तो केवल बोल हाँ बोल या केवल ना बोल। ओ अच्छा, हाँ। अब बता, बड़ी वाली बड़ी सी कविता सुनेगा या छोटी वाली छोटी सी? क्योंकि तेरे सवाल का जवाब मैं तभी दूंगा जब तू मेरी कविता सुन लेगा। बोल हाँ के ना। हाँ, छोटी वाली ही सुना दे रे मानव, मुझे जल्दी विशालगढ़ भी पहुंचना है। कविता ख़त्म होते ही तुझे मार के भूल जाऊंगा। तो फिर सुन, कविता का शीर्षक है हमेलिया का झमेलिया। बोल हाँ के ना। हाँ तो भैया राक्षस महोदय, कविता का शीर्षक है हमेलिया का चमेलिया चितकबरा। बोल हाँ के ना। अबे अभी तो तूने हमेलिया का झमेलिया बोला था। वो इतने झमेले हो गए कि चितकबरा बन गया। तो शब्दों पे नहीं, भावनाओं पर ध्यान दे बे। बोल हाँ के ना। एक था राजा, एक थी रानी, राजा खाए सोने का कद्दू, रानी पिए चांदी का पानी। बड़े लोग हैं भाई। खूसट थी उनकी पटरानी, पड़नानी, और क्या मेरी होगी। राजा की थी गई गुजरी जवानी, उसमें भरी ढेरों परेशानी। राज्य में भरे थे लकड़ बग्गे, भाई तू पीछे मैं अग्गे अग्गे, और क्या मैं पीछे हूँगा। प्रजा पूरी थी हैरान परेशान, नाकाम नमक हराम जैसे तू। अबे ध्यान से सुन भूतनी के, ओके सावधान, विश्राम भी चलेगा। एक दिन वहाँ एक चितकबरा आया, अपने संग ढोल भी लाया। तो बोलो तारा रारा। राजा से बोला राजा भाई राजा, बजा हुआ है तेरा बाजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा।
नहीं तो पके बेर खा जा। बजा के ढोल तेरी समस्या का समाधान मैं तू खोल, पर बदले में लूंगा एक भैंस, न छोटी न मोटी न नीली न पीली, बस पिलपिली सी एक भैंस। भैंसा नहीं चलेगा, बोल हाँ के ना। राजा बोला काम कर, खटखट पैसे भैंसा दूंगा झटपट। अब जरा गौर से सुनिए बे ढोल की के। गली में उतरा वो चितकबरा, और क्या मैं उतरता, हाँ नहीं तो। चलाया ढोल का ऐसा उसने जादू, लकड़बग्गे हुए बेकाबू, और क्या तू होता। कोई तोंदू कोई भोंदू कोई गुग्गू कोई फुद्दू, कोई पूरा तो कोई अद्दा, दौड़ा चला आया हर एक लगड़बग्गा तेरी तरह। नदी में मारी सबने डुबकी, प्राण पखेर हुए उनकी डुड़की, तेरे भी तो हो जाएंगे, बोल हाँ के ना। और फिर अब बस कर, मेरे बाप कानों से खून आने लगा। इतनी सड़ेली कविता तो कभी बचपन में राक्षस विद्यालय में राक्षस अध्यापक ने भी नहीं सुनाई। अबे अभी तो कविता का पहला भाग ही हुआ है, चुपचाप आगे सुन। करके लगड़बग्गों का काम तमाम, जब ढल गया दिन हो गई शाम, लौट चला वो चितकबरा समेट अपना तामझाम, और वहाँ रुक के क्या अंडे देता। रास्ते में मिला एक गंजू पटेल, खोपड़ी पे था उसके जिसके तेल, बोला राजा से मत कर मेल वरना जाएगा जेल। जैसे तू झेल रहा है, समझा, नहीं भी समझा तो मेरे बाप का क्या जा रहा है। कसकर अपने ढोल का रस्सा बोला, वो नहीं बना आज तक मेरा बकरा, इसलिए तो नाम है चितकबरा, और एक तू है उल्लू का पट्ठा। अब सुन रहा है ना ढोलकी के, कुछ हूँ हाँ तो कर, मरवर गया क्या। चितकबरा बोला राजा से, हो गया अपना काम, अब लाओ मेरा इनाम। राजा बोला क्या है ये गुफ्तगू, कौन है बे तू, गधा जैसे तू। देख भाई राजा, मुझे गुस्सा ना दिला, मेरी भैंस से मिला। राजा बोला सैनिकों गधों, करके इसे गंजा, बैठा गधे पे दौड़ाओ नंगा, बेशरम राजा। तब अबे सीधा खड़ा रहा घुपलू, क्योंकि कविता अभी बाकी है मेरे दोस्त, बोल हाँ के ना। चितकबरे को आया गुस्सा, और क्या मुझे आएगा। कस के पकड़ा उसने अपने ढोल का रस्सा, तब बजाया ऐसा उसने ढोल, सबकी टैप गई बोल। फिर राजा रानी का हृदय गया अटक, सबकी बुद्धि गई सटक। कविता लटक, अब तू थोड़ा सा मटक, इस मोटे से पेट को झटक और थूक को घटक, और क्या मेरे ऊपर थूकेगा। और अरे ये तो बेहोश हो गया। अबे एक ही तो कविता सुनाई थी, वो भी छोटी सी। चल तू भी क्या याद करेगा कि किस बड़े दिल वाले कवि से पाला पड़ा था, तुझे उठा के सीधा विशालगढ़ फेंकूंगा। और हाँ, वापस इधर से होता हुआ आएगा तो मुझे मटको मट्टो की कविता सुनाऊंगा, बिल्कुल छोटी सी, बोल हाँ के ना। ओह तू कहाँ से बोलेगा, तेरे तो तोते उड़े हुए हैं। विकास नगर थोड़ी देर पहले मेरी बीवियों ने कहा कि अब के भाजी तरकारी विशालगढ़ की सब्जी मंडी से लेकर आओ, क्योंकि वहाँ के सब्जी विक्रेता अच्छी छूट देते थे और सब्जी भी ताज़ी देते हैं। भोकाल अब विशालगढ़ पहुँचने ही वाला था। खलनायकों की मारा मारी से ज़्यादा खतरनाक ये वैवाहिक मगजमारी है। खैर सब्जियां खरीदने के बाद कुछ मुद्राएं बची तो श्वेता के लिए भुने हुए भुट्टे नमक नींबू लगा के, और महारानी जी के लिए आली कचौड़ी भी लेनी है। उफ, लगता है आज का पूरा दिन खरीदारी में ही बीत जाएगा। विशालगढ़ का बाजार, अरे बाप रे, यहाँ तो सारी सब्जी भाजियों का नाश हुआ पड़ा है, और ये उस नाग मानव की करतूत लग रही है। चाट पकौड़ी वाला भी कहीं नजर नहीं आ रहा। ठहर जा दुष्ट नाग मानव, बंद करिए सब्जी और नरसंहार, अन्यथा महाबली भोकाल के कोप का भाजन बनेगा तू। कला छोड़ बे। ओह महाबली भोकाल आ गए। इस नाक से एक पत्नी नहीं संभाली जाती, और विकासनगर के शूरवीर तीन तीन संभाल रहे हैं। महाबली मेरे प्राण बचा लेंगे अब। जाओ पहले मेरी अप्सरा का पता लगाओ, फिर यह नरसंहार बंद होगा। अरे दही बल्ले खाने बाहर निकली थी वो मासूम, इन दुष्टों ने उसे पकड़ कर कहीं कैद कर दिया है। इन्हें इनके कुकृत्य की सजा देगा महाकाल तौसी। उस मानव को छोड़ और मुझसे टक्कर ले दुष्ट नाग मानव। तौसी पर हाथ उठाने वाला जीवित नहीं बचता है भोकाल। अबे पर भोकाल जी ने तो पैर उठाया है। तेरे जैसे कीड़े के लिए तो काफ़ी है मेरा सेवक पकड़ ध्वज। रगड़ के पकड़ लूँ, फिर पकड़ के रगड़ दूँ, और पकड़ के डस लूँ तो ज़िंदगी फना कर दूँ। मेरे हाथ तो न्यायपालिका से भी लंबे है रे मानव, कैसे बचेगा तू इनसे। पकड़ तो मुझे मेरा ससुर कुबड़ा शैतान भी नहीं पाया मायावी नाग, तो तू क्या चीज़ है। पर जल्दी भोकाल को पता चल गया कि पकड़ ध्वज उसके ससुर से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब बोल बेटे, बड़ा चौड़ा हो रहा था, निकल गई सारी एकड़ी। ओह वाकई में पट्टे की पकड़ तगड़ी है, मुझे हिलने तक नहीं दे रहा है। आ पहुंचा था बाकेलाल भी। अरे भोकाल के बच्चे, दाल डाल कच्चे, दाल में पकौड़ा, काटे तुझे मकौड़ा। ये इस कहानी में कहाँ से अटपका। भोले शंकर, मैं नहीं, किसी को भी भेज पर इसे यहाँ से हटवा। बाकेलाल की जुबान पर सरस्वती विराज रही थी। फूट गई खोपड़ी, फड़ाक।
लंबडीक द्वारा फेंका गया राक्षस गलठुंदा भुल्ला विशालगढ़ पधार चुका था। इधर जंगल में घूम रहा था एक मस्त मौला मस्तीखोर राक्षस धगड़ गुप्पा। ओ दगड़ ले भैये, बदड़ ले भैये, गदड़ ले भैये, समड़ ले भैये, ओ दबड़ ले भैये, बबड़ ले भैये, रगड़ ले भैये, भसड़ ले भैये, आंड आऊँ आऊँ आऊँ। जिसका गाना सुनकर शेर के रोंगटे खड़े हो गए थे। अरे बाप रे, ये तो राक्षस धगड़ गुप्पे का गाना है। अम्मी जान कहती थी जहाँ ये गाना सुने वहाँ से तुरंत भग लियो। भग ले बेटा दमड़ी, वन उजड़ जाएगी वरना उजड़ जाएगी चमड़ी। शेर तो हो लिया दुड़की, पर धगड़ गुप्पे की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। भग जोर लगा के रे दमड़ी के तेरी मौत आई। कहाँ भाग गया रे बागड़ बल्ले, बचेगा कोती कोनी। शेर की आज बदकिस्मती अच्छी थी। ओ तेरी की, ये मेरी गुफा को पत्थर से किस कमगत ने मूंद दिया है। अबे तेरी चमड़ी गई रे दमड़ी। आखिरकार दबोच ही लिया धगड़ गुप्पे ने दमड़ी शेर को। म्याऊं म्याऊं, अबे मैं बड़े बालों वाली बिल्ली हूँ, मुझे छोड़ दे जुल्मी। म्याऊं। अबे अगर तू म्याऊं क्याऊं क्याऊं करेगा तो मैं तुझे कुत्ता थोड़ी समझूंगा, बड़ा चालाक हूँ मैं। हाँ नहीं तो। और फिर चबड़ चबड़, आहा यही तो ज़िंदगी की मौज है। मस्ती में गाओ, पेट भर खाओ और फिर सो जाओ। चबड़ चबड़ डकाओ, पेट भर गया अब सो। अरे ये गुफा से विचित्र सी खुशबू कैसी आ रही है। गुफा के अंदर थी अप्सरा जो अब होश में आ गई थी। इसे बाकेलाल ने यहाँ धोखे से कैद कर दिया था। ओह, मैं यहाँ कैसे आ पहुँची। याद आया, मुझे ही दही बल्ले खाने का कीड़ा काटा था, पर तौसी अब राजकाज में व्यस्त था। वो हर बार मुझे मना कर रहा था। मुझे अपना पुराना तौसी जो मेरे प्रेम में पागल रहता था वापस चाहिए था। राज्यकारों ने उसे बदल दिया था। फिर उस भूरे पतले सुअर को मैंने दौड़ा दौड़ा कर ठेल दिया पिताश्री। दही बल्ले, वो अवश्य कोई लोमड़ी होगी पुत्र टनी। पाताल लोक एक अलग आयाम में है जहाँ पर पृथ्वी के अलग अलग आयामों और समय कालों में जाने के कई द्वार हैं। पहले हम अक्सर 20वीं 21वीं सदी की पृथ्वी के एक आयाम में घूमने जाते थे जहाँ अब तौसी के कई मित्र हैं, जम्बू, अंगारा, कालचक्र इत्यादि। मैं उस आयाम में नहीं जाना चाहती थी क्योंकि तौसी के वो मित्र देव मुझे पृथ्वी पर देख लेते हुए तौसी को बता देते। मैं चाहती थी कि तौसी ही सारे काम छोड़कर मुझे पागलों की तरह ढूंढे, बिल्कुल पहले सच्चे प्रेमी की तरह। मुझे अपनी गोद में बिठाकर दही भल्ले खिलाए, लाल वाली चटपटी चटनी में डुबोकर। वो मेरा दिलबर है, उसे आना पड़ेगा और मेरा नखरा भी उठाना पड़ेगा। मैंने जोखिम उठाया और पृथ्वी के एक अनजाने आयाम के द्वार में घुस गई बिना उसका समयकाल जाने। यहाँ आकर शुद्ध प्रदूषण रहित वायु आधुनिकता के अभाव से पता लगा कि ये पृथ्वी का कोई प्राचीन काल है। यहाँ पहुँचने पर अचानक ही किसी ने मुझ पर जोरदार प्रहार करके हवा में बहुत ऊपर उछाल दिया। गिरकर मेरी मृत्यु तय थी। आई! पर मुझे थाम लिया उन ककड़ी जैसी परंतु मजबूत बाहों ने, जिनका स्वामी था वो छलावा छैल छबीला सीकड़ी सा युवक, जिसका चेहरा किसी हसोड़ विदूषक जैसा था, पर साथ ही उसमें वीरता और दृढ़ता के भाव भी थे। सिर पर किसी इच्छाधारी नाग की दुम जैसी बोधी लहला रही थी। उसका ये अजीबोगरीब पर ओजस्वी सा व्यक्तित्व मुझे आकर्षित कर रहा था। उफ नहीं, मैं सिर्फ मेरे तौसी की हूँ, पर इस मोहक से वीर ने किसी देवता की तरह प्रकट होकर मेरे प्राण रक्षा की है। आमतौर पर पुरुष मेरे रूप लावण पर मोहित हो जाते हैं, पर इस मर्यादा पुरुष ने तो मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उफ, मेरी नाभि में गुदगुदी सी हो रही है। मैं अपने विचारों को चाहकर भी रोक नहीं पा रही। ये कैसा हसमुख सा आयाम है और कौन है ये शूरवीर। अब आप सुरक्षित हैं, गोद से उतरिए देवी, बाजू दुखने लगे हैं। हाँ हाँ, आपका नाम क्या है शूरवीर। बाकेलाल। वाह, कितना प्यारा नाम है। अरे दुष्ट राक्षस, कम से कम तू स्त्रियों पर वार करने से जो बाज आता है, करने से तो बाज आ जाता। मेरा नाम है दुलत्ती, मुझे खुजली है दुलत्ती मारने की। अब सामने चाहे कोई छोटा है, मोटा हो, अच्छा हो, कोटा हो, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, गेंडा, हाथी, दरियाई, घोड़ा, निगोड़ा, बंदर, गीदड़, शेर हो, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है बाप पे। दुलत्ती हम यहाँ भी खिलाते हैं, वहाँ भी खिलाते हैं, तो फिर बोलो जुमा दुलत्ती। दुलत्ती उछला पर बाकेलाल सतर्क था। अब दुलत्ती की दुलत्ती से बच रहा है, सीधा खड़ा रहे। उफ, बाल बाल बचा, कमबख्त पूरा बोरा भर चने का खा के आया लगता है। दुलत्ती ने पैंतरा बदला। दुलत्ती ना सही, तेरी मुंडी मरोड़ दूंगा, बोल जुबा दुलत्ती। अब गला छोड़ कमबख्त। बाकेलाल की जान पर खतरा देख अप्सरा ने गुस्से में दुलत्ती को डस लिया। बाकेलाल जी को छोड़ नीच राक्षस। हिस। अरे बाप रे, हिस फुस तो मेरी निकल गई है। ये तो नागिन निकली। मैंने बाकेलाल जी को सब बताया कि मैं कौन हूँ और यह कहाँ से आई हूँ, जिसे सुनकर वो काफ़ी सोचने के बाद बोले,
यहाँ कई राक्षस खुले घूमते रहते हैं। अप्सरा जी, पहले आपको किसी सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूँ। वो मुझे एक गुफा की ओर ले गए। फिर आपने आपके लिए दही भल्लों का जुगाड़ करके ताकि तौसी भैया आके आपको अपने हाथों से खिलाएं। पर गुफा में प्रवेश करते ही मेरे सिर पर जोरदार वार हुआ और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। अप्सरा जी तो बेहोश थी, तो पाठकों को हम ही बताते हैं कि क्या हुआ। जय बजरंगबली। बाकेलाल अभी इसी उधेड़बुन में था कि उस नागिन से किस प्रकार वो विक्रम सिंह को डसवाएगा कि उसे नजर आया तौसी। अप्सरा, कहाँ है तू? देख, तेरा तौसी तुझे पुकार रहा है। उफ, कहाँ मर गई? ओ मैनू दिल्ला दे सोनी, रात की छैयाँ छड़के मैं आया छड़के, राजपाट की गलियाँ आया मैं आया, वेखण तेरी रंग रलियाँ। हो कहाँ गई मेरी जान? दही बल्ले खिलाई देता तो ऐसे भटकना ना पड़ता। वो तो मैंने उस आयाम द्वार के पास पड़ा पायल का एक टूटा नग देख लिया था, वरना पता ही ना चल पाता कि कहाँ आई है। तब बाकेलाल तौसी से मिलता है और उसे बरगला देता है कि अप्सरा को विक्रम सिंह ने विशालगढ़ में कैद कर रखा है। मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। वर्तमान समय धगड़ गुप्पा मस्तीखोर राक्षस उस गुफा के सामने था जिसमें अप्सरा बंद थी। ओ मैं क्या, माल को अंदर कौन आएगा? शेर पाजी दे बीवी बच्चे। ओ जी मैं आंदा दोस्त, शरीफ संस्कारी बेद मासूम सा धगड़ दुप्पा राक्षस। ओ जी प्यार तो साढ़े खून विच दौड़दा है। हैं जी, हैं जी। पैटी शिला। हाँ, ऐसे हटाते हटाते तो पीछे से थोड़ी वायु भी विसर्जित हो गई। ओ भेंडियो भैये, ये तो हुस्न सुहाना रूप का खजाना। आके दीवानी मुझे सुनने से लगा। ओ चुरा के दिल मेरा, तू गुफा में बैठी, बड़ा के निंदिया यहाँ क्यों बैठी? अभी बताती हूँ तुझे दुष्ट राक्षस। अप्सरा ने हमला किया, पर राक्षस उसकी उम्मीद से ज़्यादा फुर्तीला व खतरनाक था। गुग्गू जैसा मैं केवल दिखता हूँ, पर हूँ बड़ा चालाक। खतरा भापकर अप्सरा सर्प रूप में सरपट भागी। रुक जाओ जाने वाली रुक जा, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, राक्षस बुरा नहीं मैं दिल का। जिस इलाके में ये भागते हुए पहुंच गए थे वो था एक महान कवि का इलाका। मटक मटक के मटकीली मट्टो मटकी, फूटी उसकी मटकी, बुद्धि थी सटकी। हाँ ये ठीक है। कविता लेखन भी एक दुष्कर कार्य है। ये मोटा ताजा राक्षस हमारे इलाके में बिना हमें नमस्ते किए भाग रहा है, ऐसा कभी हो सकता है भला? बोल हाँ के ना। कौन है बे तू? छोड़ मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे मारूंगा, खाऊं घसीटूंगा ज़्यादा। अच्छा बेटे, तू केवल इस फौलादी फंदे से छूट के दिखा। अरे बाप रे, ये तो वाकई में बहुत तगड़ा फंदा है। क्यों निकल गई है कड़ी? मैं तुझे जाने दूंगा अगर तू मेरा चुटकुला सुन लेगा। बोल हाँ कि ना। उफ, अब तक तो वो नागिन काफ़ी आगे तक भाग चुकी होगी, चुटकुला सुनना ही पड़ेगा। हाँ सुना दे भाई। एक बार एक राजा था, फिर वो मर गया, चुटकुला ख़त्म। दगड़ गुप्पे को मानो काटो तो खून नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। जा, तुझे छोड़ दिया। अगर तू घना होशियार बनके मेरे चुटकुले पर ज़बरदस्ती हंसता तो फिर मैं तुझे छोटी वाली कविता सुना देता। बोल हाँ के ना। तुझे भी देख लूँगा बेटे डड़ियल, फिलहाल तो दम लगा के भाग दगड़ू। मटकीली मटको मट्टो मैं अगर मुझे संशोधन न करना होता तो रगड़ देता मोटे को। सोच रहा हूँ कि अब मैं अपनी कविताओं को प्रकाशित करवाऊँ। मूल्य 30 पृष्ठों की कविताओं का मात्र 130 से 200 रजत मुद्राएं, 90 पृष्ठों वाली का 450 से 500 रजत मुद्राएं। आज ही जरा पुस्तक प्रकाशन के त्रिबंधुओं से मिलता हूँ। 330/1 सोराड़ी बिल्ली विशालगढ़। जरा पुस्तक भंडार प्रकाशक सर्व वितरक ताम्रपत्र संटी पत्र पर पते पर सुंदर लिखाई में पुस्तकें उपलब्ध। संटी पत्रों पर स्वर्ण लेप वाले संयुक्त संस्करण भी उपलब्ध। महर्षि संजयाचार्य जरा पुस्तक भंडार में। अरे अनुपमाचार्य जी, नया संवाद सुनाऊं आपको? बताइए कैसा है? सुनाइए महर्षि। फिर मैं भी आपको ताज़ा ताज़ा लिखा संवाद सुनाता हूँ, आपका वाला। गौर से देख, उस सूरत को मकोली श्वान से मिलती है ना, और श्वान को जब कोई बुरा लगता है तो वो उसे काटी काटी कर लेता है। मेरे पात्र श्वानोगा की नई मनोरंजन पुस्तक से है। वाह, अति उत्तम। अब ये सुनिए। अरे चंद्रिका, तुम यहाँ कैसे? ये सुंदर लड़ाके ध्रुव की नई पुस्तक में। वैसे अनुपमाचार्य जी, कुछ वर्ष पूर्व मेरे लिखित गुरु वाली पुस्तक का एक संवाद भी धूम मचा गया था।
ये चंद्रिका का हाथ कितना मुलायम है। अरे चंद्रिका से याद आया, मीश चंद्राचार्य जी कहाँ हैं? ओ जी वो विदेश गए हुए हैं जी, नए संटी पत्र और सड़ वाला लेप खरीदने जी। बाहर वार्ता में मग्न बैठे थे विशु मेड़ाचार्य उर्फ मंदाराचार्य, अनुसिंगाचार्य, सर्व घुमंतु ऋषि आलू शर्माचार्य। अरे अभी तो तुम मेरी लिखी गुरु की नई श्रृंखला पाश देखना, कैसे गुरु चंद्रिका सहित पाठकगण भी पाश में फंस जाएंगे। हैं हाँ, लेकिन यहाँ तो हम अपनी श्रृंखला के शुद्धिकरण के लिए उसके दोष निकालते निकालते लगता है खुद ही दोषपूर्ण हो गए हैं। इस वक्त तो दोषों का ही आधिपत्य लग रहा है जीवन में। हैं हाँ, अरे ये सब छोड़ो, तुम्हारी प्रकाशित पुस्तकों की पहली प्रति मुझे वितरण से पहले चाहिए। वो मुझे घूम घूम कर लोगों को दिखा के जलाना है, फिर डंक मारना है। तभी अरे डंक तो हम भी मारते हैं, कविताओं का डंक। बोल हाँ के ना, तू कौन है बे? अभी बताता हूँ। इस प्यारे प्यारे बंदे का नाम है महान कविराज लंबडीक। अबे प्यारा तो तू किसी भी कोण से नहीं लग रहा है, तो राज दुराला लगा ले, जबरदस्ती लगा लूँ। धक्का चल रहा है क्या? अबे अगर मैंने सच में धक्का दे दिया तो जंगल पार करके जाके गिरेगा, और मैंने अगर तुझे डंक मार दिया तो पानी भी नहीं पूछेगा तू, तड़प तड़प के दिल से आ निकलेगी, समझा? तेरा ये चुंडा उखाड़ दूंगा, मुक्का मार के पेट फोड़ दूंगा। छोटी वाली कविता सुना दूंगा। घुसड़ती पाटलिपुत्र यात्रा और जरा पृष्ठ सुना दूंगा। हाँ नहीं तो भयंकर वाली। इससे पहले कि उन दो महाशक्तियों की टक्कर से धरा में कंपन होकर जलजला आता उन्हें रोक लिया गया। डंक मुट्ठी, ठहरो, लड़ाई माफ करो, शाम की पुच्छी साफ करो। अमा यार, हमें बहुत सारे चित्र बनाने, बहुत दबाव है हम पर, क्यों हल्ला मचा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? वाह, मेरी कविताओं के लिए चित्रकार मिल गए। मैं यहाँ पर अपनी कविताएं सचित्र प्रकाशित करवाने आया हूँ, बोलो हाँ के ना। यह सुनकर भावनाओं के सागर में गोता लगाकर श्री अनुसिंगाचार्य जी, प्रकाशित तो महोदय मेरी ही कई गाथाएं नहीं हुई हैं। आलू शर्माचार्य ही क्यों हैं, श्वानोगा भी नहीं हुई है। मंदाराचार्य की पाश भी 8-10 वर्षों के अंतराल बाद आ रही है। संजयाचार्य से कोई कथा प्रकाशित करवाना बड़ी टेढ़ी खीड़ है लमडिक जी। और तो और एक नवसिंगी नामक छोटा मोटा प्राणी नित्य बाकेलाल पर बनाता और लिखता है, टांकेलाल पर बनाता और लिखता है, उसकी भी प्रकाशित तो दूर कथा मंजूरी नहीं होती है। अरे भाई साहब, ये तो घना जुलम है भाई। सुशांत पांडाचार्य की भी नहीं हुई कई प्रकाशित। उफ, इतना दुख, अब मैं रो ही पड़ूंगा। इससे ज़्यादा दुख तो हमारी जिंदगी में है। सुनेंगे आप? हाँ, उड़ेल दीजिए आज सारा दुख बाहर। हाँ, पर आपको पूरा सुनना होगा, बीच में टोकना या फिर भागना नहीं है। भागते तो लोग मुझे देख के हैं, विद्या खत्म, पूरा सुनूंगा। तो फिर गौर से सुन। एक बार मैं छोटा था, बहुत ज़्यादा मैं मोटा था और थोड़ा खोटा था। पास मेरे एक लोटा था और संग संग घूमता एक बिलौटा था। जैसे तू घूमता रहता है। बिलौटे को लगती थी प्यास बड़ी, पीता था पानी वो घड़ी घड़ी। एक दिन पिया उसने, इतना पानी घिसट गई उसकी पड़ना नहीं। रो रो कर हम दोनों की आंखें गई सूझ। फिर हंसते खाया हमने, खाया तरबूज से निकला मकौड़ा, तो हमने खाया पकौड़ा। फिर घर आई मेरी नानी, नहीं था जिसका कोई सानी, मेरा भी नहीं है। बनाई थी उसने पिलपिली सी दाल, देख के जिसको टपकती थी हमारी राल। दाल में था कंकर, तो बोलो जय जय शिव शंकर। फिर अबे इसमें दुख कहाँ है मेरे बाप? ये तो मेरी छोटी वाली कविता से भी छोटी कोई रचना लग रही है। आज पता चल रहा है कि कविता सुनाने और सुनने में कितना अंतर है। अबे धैर्य रख, पूरी सुन, अभी तो दुखों का सैलाब आना बाकी है। बोला हाँ के ना। नानी की खाई हमने दाल, खा के हुए निडाल, जैसे तू हो रहा है। दाल खा के हमें लगे दस्त, मेरा बिलौटा हुआ पस्त, नानी हुई मस्त, और क्या तू होगा? हाँ नहीं तो। इतने दुखों के बाद फिर एक बार मेरी किस्मत ने मुझे दिया गच्चा। मेरी लंगोट लेके भाग गया एक सियार का बच्चा, तेरे जैसा था। पीछे पीछे मैं भी दौड़ा, पर रास्ता था कच्चा, ये भी एक दुख था। झूठ नहीं है, किस्सा है ये सच्चा। जैसे मैं भागते भागते मैं जंगल में गया भटक, जैसे अब तेरा दिमाग भटक रहा है। किस्मत ने दिया लाके यहाँ सुराड़ी मुझे पटक। यहाँ मिले मुझे संजू बाबा, जिनका था एक किताबों का ढाबा। पहले शादी ब्याह, खाना पानी इत्यादि की व्यवस्था का ढाबा हुआ करता था, पर आजकल उसे सरकार की किताबों का कर दिया गया है। काम के उन्होंने मुझको लिया रख, ताकि हो सके मेरी परख। रंग था मेरा सावला, खाता था मैं आंवला, यहाँ काम कर करके हो गया हूँ अब मैं बावला, तू भी होने वाला है। एक दिन बोले संजू बाबा कि अब बस कर मेरे बाप, मैं हाथ जोड़ता हूँ, इतना दुख तो मेरी आत्मा पर भी भारी हो गया। देखो तुम्हारे मित्र भी इस दुख की अत्यधिकता से बेहोश हो गए। वाकई में इस दुख भरी कथा के प्रभाव से हेमंताचार्य, मंदाराचार्य, घुमंतु आलू शर्माचार्य भी बेहोशी के लोक में घूमने चले गए थे।
अब मैं चला अंदर प्रकाशन की बात करने, बोल हाँ कि ना। अब लंबडिक की कविताएं प्रकाशित होंगी या नहीं, यह पाठकगण संध्याचार्य से पेश बक पर टिप्पणी द्वारा पूछ सकते हैं। वहाँ हर कोई अपनी बक पेश कर सकता है। इधर विशालगढ़ में खोपड़ी फूट गई, तेरा बेड़ा घर को कंपकत मारे कवि, वापसी में अब तेरी अकल ठिकाने लगाऊंगा। कवि, लगता है ये लंबटिक के हत्थे चढ़ गया था। जिस कवि ने तुम्हें यहाँ फेंका है मैं उसके बड़े भाई को जानता हूँ, श्रीमान राक्षस महोदय। कौन है रे तू मानव? खैर ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि झपड़ा झपड़ा काला है कपड़ा रंग से लपड़ा, तो फिर बोल रे मानव कौन है झपड़ा? अरे ये दुष्ट तो मुझ पर ही पिल पड़ा, लगता है ये राक्षसों के पागल खाने से भागा हुआ राक्षस है। खैर दिमाग से काम ले बाके। अब बावली पूछ, मतलब समझदार प्यारे राक्षस भाई, यह झपड़ा लपड़ा जानकर भी कौन सी तुझ में बुद्धि आनी है? मेरा मतलब इन बेहूदे सवालों का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन तो पता को नहीं भाई साहब। भाई मानव, मैं तो गले में अंगूठा देके बंदा मार के भूल जाता हूँ, मार के क्या याद रखना। तुम्हारे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है क्या? विशालगढ़ के राजा को मारना है फिलहाल वाला लक्ष्य तो। क्या सच्ची? मुच्ची, उस मोटे मुच्छड़ मनुष्य राजा विक्रम सिंह को मारना तो मेरा भी लक्ष्य है राक्षस जी। उसे मारने से मैं आपकी मदद करूंगा, तो फिर बताइए आपकी मित्रता, अपनी मित्रता पक्की? पक्कम पक्की, किसी ने भी आज तक मुझे मित्र कहकर नहीं पुकारा। मित्र बोधीलाल। मस्तीखोर राक्षस धगड़ गुप्पा, भागते भागते तो मेरे गुर्दे फेफड़े मुंह में आ गए, जीभ कुत्ते की तरह लटक गई है, पतलून सरकने को है, पर ये नागिन इतनी तेज कहाँ दुड़की होली। और अरे ये सामने तो है विशालगढ़ की सीमा। विशालगढ़, आगे से दाएं फिर बाएं, फिर उस बाएं के दाएं से सीधा चल के बाएं लेके उल्टा चलें, फिर दाएं से सीधा। खैर उस छम्मक छल्लू को तो अब मैं उसकी खुशबू से ही ढूंढ लूँगा। ओ कितने चली है गोभी दा फूल बन के कुड़िए, बादामी रंगिए मैं आ रहा सोनिए। विशालगढ़ में उस लंबी लंबी डींग हाँकने वाले कवि का नाम था लंबडीग, और उसके छोटे भाई का नाम है भोकाल, जो अलग ही भोकाली करता है। वो देखो वहाँ किसी से उलझा हुआ है अपनी भोकाली के चक्कर में। मित्र राक्षस जी, घोंचू कहीं का, पकड़ ध्वज, तुझे पीस देगा भोकाल। हा 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 हा। उफ। खैर इसमें तो ये नाग, इससे तो ये नाग सुलट लेगा मित्र। हम राजमहल की ओर चलते हैं मोटे को मारने। ठीक है मित्र बोधीलाल। अबे बोधीलाल होगा तेरा बाप को, मैं बाकेलाल हूँ। ये मूर्ख यहाँ रुका तो क्या भोकाल और तौसी एक होके इसकी मुंडी उड़ा दें? तौसी कब तक भोकाल से उलझा रहेगा ये भी नहीं पता। इसकी मदद से अब मुझे जल्द से जल्द मोटे का काम तमाम करना होगा। इधर भोकाल, इस मुसीबत से बचने की एक युक्ति आ रही है दिमाग में। ज्वाला शक्ति को मुझे आज पहली बार दैहिक स्थान में देना होगा। ज्वाला शक्ति दैहिक स्थानांतरण, या रगड़ के दिलसा डाला रे। उफ, ये तो लावे की तरह देख रहा है, मैं इसे और नहीं पकड़े रह सकता। ये ठोकर तेरे मस्तिष्क में जमी दुष्टता की धूली को अनावृत कर देगी शैतान नाग मानव। उफ, ऐसे भारी संवाद तो कभी अंगारा और जम्बू ने भी नहीं मारे। तौसी ने तुरंत अपना रूप बदला और पैंतरा भी। तू मेरे महत्वपूर्ण उद्देश्य का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर रहा है। अब तुझे रोकेंगी मेरी 4 गुप्त शक्तियाँ। मैं तो चला अपने लक्ष्य की ओर। चतुर्शक्ति, हिस्स वाला फुस। श्री भोकाल के हाथों में दमक रहे थे उसके चमत्कारी शस्त्र। चुंबक 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 चुंबिया, बुरादा बना लो शत्रु का। यह कमगत तौसी प्राणी है या कोई गुफा? इतनी गुप्त शक्तियों वाली ये मुस्तंडे वो अपने शरीर में कहाँ घुसाकर छिपा के रखता है? अदृश्य ध्वज, चुंबक ध्वज, गायब हो के सब दिखता है मैं जहाँ भी रहूँ। अष्टध्वज, त्रिध्वज, 3 तिगाड़ा कर दे शत्रु का कबाड़ा। हो हा 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 हो। 3 प्रकार की ऐसी। मेरी मोटी मोटी बाहें, बाहों में आ जाना, अब कैसा घबराना है, अब कैसा शर्माना। तौसी की छठी शक्ति पाणी ध्वज, एक लड़ाई में बहुत पहले मारा जा चुका है। एक महायुद्ध शुरू हो चुका था। नाक फूट गई। अबे देख के दौड़ मगर पहले त्रिध्वज। अबे तू देख के दौड़ दूसरे त्रिध्वज। कसम गंगा मैया की, 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा। तोड़ दी खोपड़ी, तीसरे त्रिध्वज की खोपड़ी फोड़ दी। कहीं किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। दैया रे फूक डाला। अबे पर 3 त्रिध्वजों को गिनकर भी तो हम 6 हुए ना, कमजोर गणित के विद्यार्थी। और वो पकड़म पकड़ाई वाला जो इस वक्त धरती पकड़ के पड़ा है उसे भूल गए, घने होशियार विद्यार्थी।
अचानक भोकाल ने आसपास ज्वाला शक्ति की भयंकर लपटें खड़ी कर दी। उफ! इन सबसे जल्दी छुटकारा पाकर मुझे उस उत्पाती नागमानव के पीछे जाना होगा। न जाने वो कहाँ उधम मचा रहा होगा। इधर बाकेला और गलठुंदा भुल्ला पहुंच चुके थे राजमहल तक। मित्र बोधीलाल, एक बार बचपन में मैंने भयंकर तप करके शक्तियां अर्जित की थी, जिन्हें अब मैं भूल गया हूँ। शक्तियां अर्जित करके क्या याद रखना है। तीतर दा पुत्र कर। इधर सेनापति शौचालय से बाहर निकलकर अपनी पतून का नाड़ा बांध रहा था। ये मरोड़ों का बहाना हर बार काम आता है। अब तक तो शायद सैनिकों ने उस नाग मानव को ढेर कर दिया होगा। अचानक एक हाथ ने उसे पीछे से हवा में उठा लिया। कौन है बे? रिश्ते में तो हम तेरे पिताश्री लगते हैं। हाँ है, नाम है गलठुंदा। राक्षसी, मैं तो बीमार आदमी हूँ जी, मुझे मरोड़े लगे हैं, मुझे जाने दो। यह कटीला पौधा मुझे यहीं पड़ा मिला था। रुक, तेरे मरोड़ों का स्थायी हल मैं तुझे देता हूँ। और सेनापति के मरोड़ कुछ देर के लिए खच तो पक्का रुक गए होंगे। मैं तो भूल ही गया था कि ये मोटा भारी भी तो बहुत है। चल बे, दूर जाके गिर। मर जाने कुत्ते। अरे मित्र बोधीलाल कहाँ रह गया? खैर वो पीछे पीछे आना भूल गया होगा। ओह, मैं भी तो नाक कुरेदना भूल गया था। बुक्कड़ कहीं का। क्या? अबे कमर में चुभोया है ताकि उसे दर्द इतना हो कि उसका पेट मरोड़ करना भूल जाए। ज्ञानी जन इसे अन्यथा ना ले। मैं चौथी दीवार तोड़ के तुम लोगों से रूबरू हुआ, इसे भूल जाओ। और राजा भीतर छुप के बैठा है के? खोल के बाड़। नहीं खोलता तो ना खोल, मैं खुद खोल लूंगा। था था था। उफ! मारा मारी में पीछे जो खुजली हो रही थी वो करना भूल गया। अब खुजा के दुष्ट खुजली को भी भूल गया हूँ। बता बे राजा, टटका टटका लोहे का मटका भारी है झटका तो फिर। अरे परहट दुष्ट राक्षस, तूने मुझे धक्का मारा। मुझे चल तो क्या फर्क पड़ गया। विक्रम सिंह ने तलवार निकाल ली। तेरी मृत्यु में निश्चित है नीच राक्षस, परंतु हाथ बड़े हत्यारों के राजा हैं। शक, यह मजदूर का हाथ है राजा, लोहा मरोड़ कर उसका आकार बदल देता है। तो मजदूर भी थे। गुप्त द्वार से यहाँ वक्त पर पहुँच गया। वो तो मैं भूल गया। ओ, मजदूरी करके क्या याद रखना है। बातें बहुत हुई राजा, अब तेरी मौत का वक्त है। उफ! ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है राजा, जिससे अब तेरी लाश ही बाहर आएगी। वो मारा पापड़ वाले को, अब तो मोटा मनुष्य मरे ही मरे। अचानक तड़फाड़, पोड़ा दुख गया। कच्चा ही तो था अभी वो। मारे कबूतर से मासूम बासी से दूर आ जा दुष्ट राक्षस। मेरे मोटे को मारने का हक सिर्फ मेरा है, वो भी बेलन से, वो भी जब मेरी मर्जी हो। उस कच्चे फूटे फोड़े की सौगंध, अब मैं तुम दोनों की खोपड़ियां फोड़ दूंगा। भयंकर वाली। परे हट रहे मानवी, और तेरी तो मैं खाल खींच दूंगा पिद्दी के शोर पे। नीचे करके शर्तिया मोहक सिंह की खोपड़ी तरबूज की तरह फूट जानी थी। पर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। चेहरे पर भूकंप लिए वहां खड़ा था तौसी। आया तो था मैं यहाँ किसी और ही उद्देश्य से था। नीच राक्षस, और कोई तौसी की इस हरकत पर विस्मित था, पर तेरी शैतानियत देखकर तुझे मुझे यहीं रुक जाना पड़ा। ओह, एक निरीह बालक पर हाथ उठाते हुए तुझे लज्जा नहीं आई दुष्ट राक्षस? लज्जा? ये कौन सी क्रिया है रे मानव? मुझे तो बस सुबह सुबह आती है, जिसे करके मैं भूल जाता हूँ। अब याद करके क्या रखना? अब करके क्या याद रखना? अपने आप को बहुत बड़ा मस्करा समझ रहा है क्या तू दुष्ट पापी राक्षस? यहाँ मस्करी चल रही है। लो कर लो बात। अबे हास प्रयास वाली कहानी में मस्करी नहीं करेंगे तो नृत्य करेंगे। कोई तो समझा यार इस सपोले को। अबे ये चौथी दीवार तोड़ते तोड़ते तो मुझे लग रहा है कि मैंने इस पृष्ठ से ही बाहर निकलकर पाठकों के हाथों में जा गिरूंगा और गिर के भूल जाऊंगा। बहुत हो गई तेरी बकवास। उफ! ओ कदे हंस भी लिया करो पाजी। तौसी की मार काफ़ी देर तक खाने के बाद भी गलठुंदे पर उसका कोई असर नहीं दिख रहा था। मुंह पे ज़्यादा मत मार रहे कम का। पता भी है तुझे कि कितनी कमसन राक्षसियाँ मरती हैं इस मुखड़े पर। और यही बात तौसी को परेशान कर रही थी। ये किस मिट्टी का बना है? एक सामान्य राक्षस या दानव मेरे इन प्रहारों से कब का परलोक सिधार चुका होता, पर इस लीचड़ पर जूं बराबर भी असर नहीं हो रहा। क्या इसे कोई वरदान प्राप्त है? मैं तब तक मार खाता हूँ जब तक कि मारने वाला मारते मारते थक ना जाए। अब मेरी बारी है। तौसी का मस्तिष्क झन्ना उठा। अब कैसे बचेगा रे तू पिड्डी?
पिधड़ के नाई लाख चाहकर भी मुदुई ना पाए बुरा, गर ना हो मंजूरे खुदा टनाक। अब तू कौन है? अरे लंबटिक के बड़े भैया, भोपाली भोकाली। अब मैं भोकाल हूँ। भोकाल? तुम मेरी शक्तियों से बचकर इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? वो सब बाद में। एक बालक की प्राण रक्षा कर तुमने नायक होने का प्रमाण दिया है, फिर वे आतंक क्यों? इस दुष्ट राक्षस राजा की वजह से। इसने मेरी पत्नी को कैद कर रखा है। बता राजा, कहाँ है मेरी अप्सरा? अप्सरा? इतना भोला मत बन दुष्ट। बाकीलाल ने मुझे सब बताया है। बाकीलाल ने? यहाँ मैं राक्षस के हाथों मरने से 2 बार बाल बाल बचा। इनके लिए जो अप्सरा संग रंगरलियाँ मना रहे थे। देख लो अपने पति को। माता? अरे पर मैं तो उसे जानता तक नहीं। इस सब के बाद मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी बेलन से। मतलब मेरी फूटी किस्मत एक बार फिर फूटने वाली है। वो कोई कहानी सोच ले तब तक बाके। बेटे गलठुंदे, मटर गश्ती बहुत हो गई। अब तक तो तुझे तेरे पता नहीं कौन से वरदान ने बचाया है, पर अब अगर ये चमत्कारी शक्तियों के प्रयोग पर आ गए तो तेरी टैब भूल जाएगी। ये फुकरापंती बंद कर और यहाँ से सटक ले। लगता है तुम सभी किसी गलतफहमी का शिकार हो। तौसी विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय राजा है, ये ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकते। मैं वादा करता हूँ कि अप्सरा को खोजते मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, पर फिलहाल हमें शैतान से निपटना है। इस पर किसी कारण से एकल वार असर नहीं कर रहे, इसलिए हमें इस पर संयुक्त वार करने होंगे। मित्र तौसी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा मित्र भोकाल। आए, आज क्या मित्रता दिवस है। और फम अब मार खा दुष्ट। एक और इतनी देर से मैं यहाँ कौन से लड्डू पेड़े खा रहा हूँ। मेरे एक तरफ है पाताल का, तेरे एक तरफ है पाताल का महाबली और दूसरी तरफ है धरा का महाबली। 2 उफ। अब तू बता राक्षस कि हम में से बड़ा कौन है महाबली। 3 बोल मुन्ना, कौन है बड़ा महाबली। 4 अबे मुन्ना होगा तुम्हारा नाना। बता कौन बड़ा महाबली। 5 अबे मारना बंद करोगे कमबख्तो, तभी तो बता पाऊंगा कि मैं कुछ। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि 2 चमत्कारी प्राणियों के 5 संयुक्त पारों से ही मेरी मृत्यु होनी थी। अब यह दिव्य ज्ञान मुझे अगले जन्म में काम आएगा। होड़ अप्पा चल दे। आखिरी सलाम चौथी दीवार के परली तरफ के निवासियों। हिच। और इस प्रकार गलठुंदे की टैं बोल गई आखिरी। तभी वहां बचकर भागती हुई अप्सरा आई और पर्दे के पीछे छिपे बाकीलाल को बाहर खींच लिया। इस कमरे में उस तरह से प्रवेश करने पर मुझे आप दिख गए थे बाकीलाल जी। वो अप्सरा, तेरे दही बल्लों के चक्कर में मैंने कितने पापड़ बेले अप्सरा। गले लग जा। ओह तौसी, अब इससे पहले कि कोई सवाल पूछे मैं सब बताता हूँ। भोले शंकर कल रात मेरे स्वप्न में आए थे। उन्होंने बताया कि दूसरी दुनिया के से 2 मेहमान आने वाले हैं। उनमें से एक का रक्षण करना था यहाँ घूमते दैत्य राक्षसों से, इसलिए मैंने गुपचुप अप्सरा जी को गुफा में बंद कर दिया। इसका दूसरा कारण था वो राक्षस गलठुंदा। उसे केवल 2 चमत्कारी वीर पुरुष मिलकर ही मार सकते थे। भोले ने बताया कि भोकाल यहाँ भाजी तरकारी खरीदने आने वाला है। अगर तौसी अप्सरा को लेकर तुरंत वहाँ चले जाते तो उस राक्षस को कौन मारता। बाकीलाल की कहानी सुनने में मग्न किसी का भी ध्यान उस राक्षस की लाश पर नहीं गया जो धीरे धीरे कक्ष के द्वार के पार सरक रही थी। गलगुंडे की लाश कक्ष से बाहर सरक कर गलियारे में जाके उठ खड़ी हुई। कैसा उल्लू बनाया सबको, स्वाद आ गया। वो तो भला हो मेरा जो मैंने जरा पुस्तक भंडार वालों की टाँके लाल की किताबें बहुत सारी पढ़ी थी, जिसमें से मुझे केवल यही आता कि उसमें अंत में राक्षसों को बड़े ही ऊल जलूल तरीक़ों से मार दिया जाता था। यही युक्ति मैंने अपनी अति तीव्र मस्तिष्क का प्रयोग कर वहाँ लगा दी। जिंदगी में पहली बार मौके पे कुछ याद आ गया। अब बस दम लगा के यहाँ से दौड़ ले बेटा गलठुंदे, मुड़ के तो देखियो भी मत। अंधाधुंध भागता गलठुंदा रास्ते में टकरा गया धगड़ घुप्पे से, जो खुद भी अंधाधुंध भागा जा रहा था। अबे कौन गुग्गू अंधे की तरह टोड़ा चला रहा है। उफ कमबख्त मारे, अन्यथा मैं नहीं, अंधा मैं नहीं तू है। तोड़ दी खोपड़ी फड़ाक। अबे गुल्लू भुल्ली, तू यहाँ कैसे? तू भी उस खूबसूरत नागिन के पीछे यहाँ आया क्या? तू कौन है बे घुपलू? अबे मैं तेरा लंगोटिया यार धगड़ गुप्पा, राक्षस विद्यालय में हम साथ पढ़ते थे। मिगरी याद है जिगरी, तेरी ढीली है डिबरी। तो फिर बोल कौन रे? तो फिर बोल रे राक्षस कौन है सिगड़ी? मिगरी तो मिगरी हुई ना। तू तो घड़ा होशियार।
बोला तो सही, तेरे बचपन का मित्र हूँ, और तेरे ये सड़े भुसे सवाल 1000 बार सुन चुका हूँ। अब मित्र बनाकर क्या याद रखना। बचपन में तो मैं छोटा था, अब छोटी बातें क्या याद रखना। खैर, अब तूने मित्र बना ही लिया है तो मैं इसी बात से तुझे एक गूढ़ रहस्य की बात बताता हूँ। मित्र सपड़ा लुप्पे, अब मैं धगड़ लुप्पा हूँ। रहस्य ये है भाई सपड़ लुप्पे कि जिस नागिन के पीछे तू बावला हुआ घूम रहा है, मैं अंदर उसी के प्रेमी इच्छाधारी नाग और उसके मित्र चमत्कारी ढोकाल से मार खाकर बड़ी मुश्किल से बचकर यहाँ आया हूँ। तुझे मारने का शौक है तो ही अंदर जाइए। और जब सपड़ू गलटुन दे भाई, वैसे तो मेरे जीवन के उद्देश्य बिल्कुल साफ थे, मस्ती में गाने का, पेट भर खाने का और फिर सो जाने का। यह पहली बार मैं कहीं इस कमबख्त प्रेम के चक्कर में फंस गया था। वो तो भला हो तुम्हारा जो बचा लिया मुझे टंगने से। वैसे तुम्हें कभी प्रेम हुआ है क्या? हुआ था, पर प्रेम करने के कुछ देर बाद ही मैं भूल गया कि मेरी प्रेमिका कौन है। अब प्रेमिका बनाकर क्या याद रखना। जरा पुस्तक भंडार में हम आपको प्रति पृष्ठ इतना देंगे और वितरण पूरे विशालगढ़ में होगा, उसकी चिंता ना करें। तो सौदा पक्का, बोलो हाँ कि ना? हाँ तो भाई, अंत भला तो सब भला। अब जरा पुस्तक भंडार के सौजन्य से प्रकाशित होगी लंबडीक की कविताएं, संटी पत्रों पर स्वर्ण जड़ित संयुक्त संस्करण में। उधर बाकीलाल, वाह बाकीलाल जी, अगर आप ना होते तो मेरी अप्सरा मुझे सुरक्षित नहीं मिलती। आप धन्य हैं, और उस दुष्ट राक्षस का संहार भी बाकीलाल जी के कारण ही संभव हो पाया है। तो फिर मेरे प्यारे बाकू, हो जा तैयार। मेरी किस्मत फूट फूट के अब तो एक जालीदार कच्छा बन चुकी है। ओ मेरे प्यारे बाकू, हुड़ आते हैं दे एक प्यारी सी पुच्ची, तेरे बिना की बढ़ूं दुनिया दा। उफ, इन बदबूदार पुच्चियों से छुटकारा न जाने कब मिलेगा। आज तो मैं भी तुम्हारी पुच्ची लूँगा बाकीलाल, तुम वाकई धर्म के सच्चे रक्षक हो। हाँ, अपने स्वार्थ धर्म का एक मैं भी लूँगा। जिस भक्त पर स्वयं शिव जी की इतनी कृपा है, उसे पाकर तो ये राज्य धन हो गया। उफ, अबे छोड़ मुझे कम बखत, तेरे दांत भी लग गए तो मेरा बोलो राम हो जाएगा। मेरे प्राण रक्षक वीर बाकीलाल जी, हम में कौन से कांटे लगे हैं, ये पक्षपात ठीक नहीं। सही कहा अप्सरा जी, बाकी जितना हक बाकियों का तुम पर है उतना ही हमारा भी है। कर बुरा तो हो भला, वो भी इतना खुशबूदार भला। इधर लंबडीक महाशय, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के देता है। जरा पुस्तक वालों से पहली नकदी भी मिल गई और कविताएं प्रकाशित होंगी सो अलग। मटकीली मटको मट्टो भी मैंने पूरी लिख ली है। अब बस इस कहानी में एक आखिरी बार भोले शंकर मुझे कोई श्रोता दे आए। अरे बाप रे मित्र सपड़ चुप्पे, तुम रुक क्यों गए? और ये टकला सीकड़ी कौन है? देखा देखा सा लग रहा है। और रुका इसलिए क्योंकि बिना इनकी मर्जी के हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। समझदार राक्षस है भाई तू तो। तुझे क्या मैं बिल्कुल भी याद नहीं? नहीं, मतलब बिल्कुल का बिल्कुल याद भी नहीं। नहीं, मटर के दाने बराबर भी नहीं। नहीं, पक्का विद्या माता की कसम खा के बोल। पक्कम पक्का, कसम खा के तो मैंने डकार भी ले ली। मज़ा ही आ गई, मज़ा ही आ गया। आ भाई राक्षस, तेरी ये बात सुनकर तो। अच्छा बता, चाय पिएगा या पानी? पानी वानी तो छोटे मोटे राक्षस पीते होंगे, हम तो चाय पीने वाले राक्षस हैं। और फिर ये पड़ी दालचीनी, ये पड़ा छोटा टमाटर, ये बटेर का अंडा, थोड़े से संटी पत्ते, हींग। ओ हींग फिटकरी तो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। चाय ऐसी बनेगी राक्षस भाइयों की कि तुम लोग कुल्हड़ का तल भी चाटते रह जाओगे। बोलो हाँ के ना? हाँ। वाह, घर जरा सा नमक कम रह गया है। ये सड़ा हुआ उबलता पानी अगर चाय है तो फिर जहर क्या है? सोच रहा हूँ चाय की दुकान ही खोल लूँ, श्रोताओं के लिए चाय की चुस्कियों संग मेरी कविताओं की मस्तियाँ। फिर हाँ तो भाई, मस्ती बहुत हो गई, अब बारी है छोटी सी कविता की। बोल हाँ के ना? हाँ। 2 दिन के कविता पाठ के बाद आंगन में नाच रही थी मटक्कर, थोड़े केशों को झटक कर मारा करारा से ऐसा उसने मटका, उसका दुपट्टा उसके पाँव में लपटा, कमर में आया उसकी ऐसा मटका कि औंधे मुंह उसे ज़मीन पर ला पटका। और क्या आसमान से पटकेगा? फिर अरे कुछ हूँ हाँ तो करते रहो, चाय की चुस्की चुसेड़ते रहो, सोना या बेहोश होना नहीं चलेगा। अभी कविता बाकी है मित्रों, बोलो हाँ के ना? हाँ हूँ।
लंबटीक महाशय तो चाय की चुस्कियों संग कविता सुनाने में मग्न थे, पर इधर मस्ती को राक्षस घोपड़ धगड़ गुप्पे की सारी मस्ती निकली हुई थी और वह भुलक्कड़ राक्षस गलठुंडे भुल्ले की याददाश्त सोचना समझना ही भूल गया था। थोड़ी दूरी पर ही आए। ये क्या, इसका मगज जंगल की कौन सी नानी मर गई जो इसने अपना नक्शा ही बदल लिया, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, या नींद में चल के जंगल के किसी अनजान हिस्से में आ गया हूँ। खैर है तो जंगली, फिलहाल तो भूख लगी है, कोई बकरा वकरा मार के भून के खाया जाए। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।